सीधा सा नियम है, अपने बॉस या सीनियर से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। अपनी काबिलियत का ज्यादा दिखावा ऊपर बैठे लोगों को असुरक्षित महसूस करा सकता है। चलिए इसे 17वीं सदी के फ्रांस की एक कहानी से समझते हैं। कहानी है वित्त मंत्री निकोलस फूके और उनके राजा लुई 14वें की। फूके ने राजा के सम्मान में एक पार्टी दी जो खुद राजा की पार्टियों से भी ज्यादा शानदार थी। मकसद तो था राजा का सम्मान, पर गलती से फूके ने राजा को ही फीका कर दिया और इसका अंजाम फूके ने अपनी जिंदगी के अगले 20 साल जेल में गुजारे। अब देखते हैं इसी नियम का एक समझदारी भरा इस्तेमाल गैलीलियो गैलीली के जरिए। फंडिंग पाने के लिए उन्होंने अपनी एक बड़ी खोज मेडिसी परिवार के नाम कर दी। इससे उनके संरक्षक ज्यादा महान लगे और उनका नाम हमेशा के लिए सितारों से जुड़ गया। देखिए, फूके ने राजा को छोटा दिखाया और जेल गए। गैलीलियो ने संरक्षकों को महान बनाया और इनाम पाया। तो इन कहानियों से आखिर सबक क्या मिलता है? अपनी सीनियर्स को बेहतर महसूस कराएं, अपने आइडियाज को उनके विचारों जैसा दिखाएं और विनम्रता से उनकी सलाह लें। क्या सच में दोस्त सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं? चलिए इस कड़वे सच का सामना करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि पावर का एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। सोचकर देखिए, दोस्त और बिजनेस अगर दोनों एक साथ डूब जाएं तो इससे बुरा क्या होगा भला? रिश्ता बचाने के डर से गलतियां नजरअंदाज होती हैं और धीरे धीरे काम तबाह हो जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या सच में दुश्मन हमारे काम आ सकते हैं? एक दुश्मन हमेशा खुद को साबित करना चाहता है। उसकी यही जिद फायदा पहुंचा सकती है। तो असली सबक ये है, सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि जागरूकता ही असली ताकत है। कुछ लोग हमेशा एक कदम आगे कैसे रहते हैं? इसका राज छिपा है शक्ति के तीसरे नियम में। हमें सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलो, पर क्या ये हमेशा सही है? ज्यादा खुलापन कमजोर बना सकता है। अगर आप एक खुली किताब हैं, तो कोई भी आपकी अगली चाल का अंदाजा लगा सकता है और आपको रोक भी सकता है। इसीलिए नियम 3 कहता है, अपने असली इरादे छिपाएं, लोगों को बस अंदाजा लगाते रहने दें। ये सिर्फ बातें नहीं है, इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। भारत को परमाणु शक्ति बनना था, पर दुनिया की नजर थी, इसलिए सब कुछ गुप्त रूप से रात में किया गया। लेकिन ये सिर्फ देशों की बात नहीं है, हम सब इसे अपनी जिंदगी में भी देखते हैं। अपनी क्लास के टॉपर को याद कीजिए, पूछने पर कहते हैं अरे ज्यादा नहीं पढ़ा, जबकि असल में वे पूरी तैयारी में होते हैं। ये एक स्मार्ट चाल है। तो क्या इसका मतलब धोखेबाज बनना है? बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान एक ढाल है, तलवार नहीं। समझदारी से इस्तेमाल करें। सुनने में ये भले ही सिंपल लगे, पर इसका फायदा बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। जब कोई चुप रहता है तो बातचीत में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है, और इसी खालीपन को भरने की जल्दी में लोग अक्सर वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। देखिए, ज्यादा बोलने से गलती का चांस बढ़ता है, वहीं कम बोलना आपको पावरफुल दिखाता है। जितने कम शब्द उतना ज्यादा असर। आपकी बातों में एक वजन और गहराई आ जाती है। इसे नो कमेंट्स का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द कहो ही मत जो बाद में खिलाफ इस्तेमाल हों। पर इसमें कुछ रिस्क भी हैं। आप पर शक हो सकता है या लोग ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। याद रखिए, असली पावर सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है। जरा सोचिए, बड़े बड़े ब्रांड्स और लीडर्स के बारे में। उनकी रेपुटेशन ही तो सब कुछ है ना? अच्छी रेपुटेशन हो तो लोग भरोसा करते हैं, और अगर न हो तो सच पर भी शक होता है। लेकिन रेपुटेशन ना बहुत नाजुक चीज है। किसी भी स्पोर्ट्स टीम का ही हाल देख लीजिए, और एक बार ये खराब हो जाए तो इसे पहले जैसा बनाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि एक मजबूत रेपुटेशन बनाएं और बचाएं कैसे? इसके कुछ आसान स्टेप्स हैं। इसकी शुरुआत होती है अंदर से। असली रेपुटेशन तब बनती है जब इंसान अंदर और बाहर से एक जैसा हो। तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगले 5 सालों में अपनी कैसी पहचान बनानी है।
कभी ऐसा होता है कि मेहनत कोई और करे और मलाई कोई और खा जाए, क्योंकि पावर के इस खेल में अगर कोई आपको दिखता नहीं तो आपकी कोई कीमत नहीं। और यहीं पर आता है शक्ति के 48 नियमों का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत। दुनिया टैलेंट को नहीं बल्कि उसे इनाम देती है जो सबसे ज्यादा नजर आता है। अब थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच का फर्क देखिए। एडिसन को पता था कि एक बड़ा भले ही चौंकाने वाला तमाशा शोहरत दिलाता है। आज के जमाने में इसका एक बढ़िया उदाहरण एलॉन मस्क और उनका साइबर ट्रक। पहले दावा करो कि शीशा बुलेट प्रूफ है, फिर उसे सबके सामने तोड़ दो, नतीजा करोड़ों की फ्री पब्लिसिटी। मतलब एक ऐसा डिजाइन जिसकी सब बात करें, वो उस परफेक्ट चीज से बेहतर है जिसे कोई देखे ही ना। सीधी सी बात है, नजरअंदाज होने से तो अच्छा है फिर लोग आपके बारे में बुरा ही बोलें। ये सिर्फ ईगो की बात नहीं है, बल्कि अपनी पोजीशन मजबूत करने की एक स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट मिलना जरूरी है, पहचान के लिए, ग्रोथ के लिए और आगे और अच्छा करने के मोटिवेशन के लिए। चलिए टेक और इनोवेशन की दुनिया से एक फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। दुनिया उसे ही जानती है जो क्रेडिट लेता है, ना कि हमेशा उसे जिसने असल में काम किया। अच्छा, अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पॉलिटिक्स की दुनिया में ये कैसे लागू होता है। लीडर तो स्पीच देते हैं, पर पर्दे के पीछे एक पूरी टीम होती है जो मैसेज तैयार करती है। और यही डायनामिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चलता है, टॉप लेवल पे भी। सीईओ सफलता का चेहरा होता है, जो अक्सर अपनी टीम के शानदार काम पर बना होता है। यहाँ इसे अटैक नहीं बल्कि एक जरूरी डिफेंसिव स्ट्रेटजी की तरह देखना होगा। चलिए देखते हैं इसे करने के 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स। सबसे जरूरी पॉइंट है टीम को क्रेडिट देने और अपने कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने में बैलेंस बनाना। यहाँ हम और मैं का आर्टफुल इस्तेमाल दिखता है, टीम को क्रेडिट देते हुए अपना खास रोल बताना। अगर कोई अपनी कहानी खुद बनाना सीख जाए तो उसे सम्मान और पहचान दोनों मिलती हैं। तो असल में पावर होती किसके पास है? जवाब इतना सीधा भी नहीं है। इसे ही कहते हैं पावर डायनामिक्स। मतलब पावर किसके पाले में है। जैसे सैलरी की बात हो तो एक टैलेंटेड एम्प्लॉय के पास मैनेजर से ज्यादा पावर हो सकती है। तो इस डायनामिक को कंट्रोल कैसे करें? लॉ 8 कहता है दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो। एक कहावत है ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। बस यही वाली बात है। जब कोई आपके इलाके में आता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है और कंट्रोल आपके हाथ में। इसे करने के 3 स्टेप्स हैं। शांत रहें, निर्भरता बनाएं और अपना नेटवर्क मजबूत करें। हमेशा याद रखिए, पावर के इस खेल में आपका माहौल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे छोटे मोटे झगड़े सच में कोई मायने रखते हैं क्या? तो फिर हम इन बेकार की बहसों में पड़ते ही क्यों हैं? अक्सर वजह होती है सिर्फ हमारा ईगो, और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, अपनी एनर्जी, वक्त और सबसे बढ़कर मन का सुकून खोकर। तो सीधा सा मतलब है, बहस मत करो, एक्शन से जवाब दो। पर सवाल यह है, कैसे? जीतने के लिए हैं 3 आसान तरीके। पहला, कुछ भी बोलो मत, सिर्फ करके दिखाओ। दूसरा, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, तो अपनी जंग समझदारी से चुनो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है मन का सुकून, उसे किसी भी कीमत पर बचाओ। ये सब एक पुरानी लैटिन कहावत में छिपा है, एक्टा नॉन वर्बा, मतलब बातें नहीं, काम। अपने काम को ही बोलने दो। सच तो यही है, हमारी संगत ही हमारी सोच बनाती है या बिगाड़ती है। कुछ लोग मानो नेगेटिविटी में ही डूबे रहते हैं। इन्हें एनर्जी मॉन्स्टर्स कहा जाता है। हमारा दिमाग ना एक स्पंज की तरह है, वो दूसरों के इमोशंस को बस सोख लेता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो फिर इन्हें पहचाना कैसे जाए? इनके व्यवहार में कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं। अक्सर ये जानबूझकर नहीं होता, ये तो बस साफ लक्ष्यों की कमी का नतीजा है। और नतीजा? इनकी संगत धीरे धीरे पॉजिटिव सोच को भी नेगेटिव बना देती है। ये अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं और उन्हें अपने ड्रामे में खींच लेते हैं। तो इसका हल क्या है? बस
एक ही मुश्किल पर बहुत जरूरी उपाय है। इनसे हर कीमत पर बचें। ये कोई कठोरता नहीं है, ये आत्मरक्षा है। ये बात इस कहावत को एकदम सही साबित करती है। डूबते हुए को बचाने की कोशिश में कोई भी साथ डूब सकता है। तो सोचिए, अपनी भलाई के लिए किसके असर को सीमित करने का समय आ गया। एक ऐसी सिचुएशन बनाना कि आपके बिना किसी का काम ही ना चले। इसे ऐसे समझिए, सिंहासन के पीछे की शक्ति, राजा तो सिर्फ एक चेहरा होता है। असली पावर तो उन लोगों के पास है जिन पर राजा पूरी तरह निर्भर है। तो इतना जरूरी कैसे बने? पहला, ऐसा हुनर सीखें जो किसी और के पास ना हो, और दूसरा, टीम के लिए सबसे कीमती बन जाएं। सीधी सी बात है, जब लोग आपके टैलेंट पर निर्भर होंगे तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी। तो आखिर में एक सवाल, ज्यादा जरूरी क्या है, शक्ति या स्वतंत्रता? बात है 1825 के रूस की। जार निकोलस प्रथम का दौर था। एक विद्रोही को फांसी दी जा रही थी, पर रस्सी टूट गई, वो बच गया। इसे ऊपर वाले का इशारा माना गया। जार ने भी माफीनामा तैयार कर लिया, लेकिन तभी जार ने पूछा, गिरने के बाद उसने कुछ कहा तो नहीं? एक अफसर ने बताया, उसने कहा, रूसी तो एक रस्सी भी ठीक से नहीं बना सकते। बस जार ने माफीनामा फाड़ दिया और दोबारा फांसी का हुक्म दिया। और इस बार रस्सी नहीं टूटी। बेवजह के शब्दों का अंजाम देखा। यही है शक्ति का एक अहम नियम, हमेशा जरूरत से कम बोले। ज्यादा बोलने से इंसान आम और मूर्ख लग सकता है। याद रखिए, जबान से निकले शब्द कमान से निकले तीर जैसे हैं, वापस नहीं आते। पता है, मदद मांगने का भी एक सही तरीका होता है। चलिए लॉ 13 से इसे समझते हैं। अक्सर मदद मांगते वक्त एक ऐसी गलती होती है जो हमें कमजोर बना देती है। जब हम दया की भीख मांगते हैं तो असल में अपनी पावर सामने वाले को दे देते हैं। इससे सारी पावर सामने वाले के हाथ में चली जाती है और वो इसका फायदा भी उठा सकता है। तो हल क्या है? मदद मांगने का पूरा तरीका ही बदलना होगा। मदद को एहसान नहीं, एक मौका बनाइए, एक ऐसा मौका जिसमें दोनों का फायदा हो। तो ये भीख नहीं बल्कि एक डील बन जाती है। समझते हैं ये काम कैसे करता है। याद रखिए, हर किसी को अपनी तारीफ पसंद है, उनके हुनर की सच्ची तारीफ, बस यही चाबी है। तो अगली बार जब मदद चाहिए हो तो याद रखिए, ये एक सौदा है, भीख नहीं। सोचिए कैसे सब कुछ बदल सकता है। आज के जमाने में पैसे से भी ज्यादा कीमती क्या है? जवाब है जानकारी, जिसके लिए कंपनियां करोड़ों खर्च करती हैं। तो फिर ये कीमती जानकारी दूसरों से हासिल कैसे की जाए? यहीं पर आता है लॉ नंबर 14, दोस्त बनकर रहो और जासूस की तरह काम करो। और जानते हैं, इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही चालाक तरीका भी है। बस किसी के बारे में जानबूझकर कुछ गलत कह दीजिए, वो फौरन आपको सही करने आएंगे और आपको सही करते करते वो बातें भी बता देंगे जो वो कभी नहीं बताना चाहते थे। लेकिन जाहिर है, इस जासूसी का एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर ये राज खुल गया तो भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या कोई भी जानकारी इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि माफ करना और भूल जाना ही बड़प्पन है। लेकिन लॉ 15 की सलाह ठीक इसके उलट है। अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। इतनी क्रूर सोच क्यों? क्योंकि आधी अधूरी लड़ाई एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। एक दुश्मन को छोड़ देना एक चिंगारी छोड़ने जैसा है जो बाद में आग लगा सकती है। पर यहाँ कुचलने का मतलब हमेशा शारीरिक हमला नहीं होता। असली लड़ाई तो साइकोलॉजिकल होती है। दिमागी और इमोशनल चोट का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो इसके दो सीधे नियम हैं, दुश्मन पर कोई हमदर्दी नहीं और उससे कोई समझौता नहीं। ये कानून सोचने पर मजबूर करता है। क्या रहम दिखाना
कभी कभी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब कोई हर वक्त मौजूद हो तो धीरे धीरे उसकी अहमियत कम हो जाती है, और यही काम आता है पावर का एक जरूरी नियम, लॉ 16। इसका सीधा सा फंडा है कमी का एहसास पैदा करना, यानी स्कार्सिटी। आपकी गैर मौजूदगी असल में लोगों का ध्यान खींचती है। तो सवाल यह है कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले अपनी मौजूदगी को थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा कम करें, और दूसरा अपने आसपास एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनाए रखें। ये स्ट्रैटेजी नेगोशिएशन में एक जबरदस्त बढ़त देती है और सोशल सर्कल में आपकी मौजूदगी को और भी खास बना देती है। तो याद रखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब हमेशा ज्यादा करना नहीं होता, बल्कि कभी कभी सिर्फ थोड़ा कम नजर आना होता है, क्योंकि जो कम दिखाई देता है उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। तो क्या गुस्सा वाकई में पावर की निशानी है? फिल्मों में तो यही दिखाते हैं, पर असल में बिल्कुल नहीं। देखिए, गुस्सा सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और ऐसे इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में हलचल मचाओ तो मछलियां घबराकर ऊपर आती हैं और सीधे जाल में। तो असली खेल यही है कि आप बिल्कुल शांत रहें और अपने सामने वाले को गुस्से से उबलने पर मजबूर कर दें। और ये फर्क साफ दिखता है। गुस्से में इंसान कमजोर हो जाता है, जबकि शांत दिमाग हमेशा ताकतवर रहता है। असली लीडर की पहचान ही यही है। वो हर तूफान में शांत रहते हैं और इसी से उन पर भरोसा बनता है। गुस्सा करना अपने सारे पत्ते खोलने जैसा है। असली पावर तो तब है जब सबको लगे आप भड़केंगे और आप बस ये नियम कहता है, अकेलापन खतरनाक है। ये बचाता नहीं, बल्कि आपको और भी कमजोर बना देता है। सोचिए, आप तक सही जानकारी नहीं पहुंचती, आप एक आसान टारगेट बन जाते हैं और हकीकत से दूर हो जाते हैं। इतिहास में इसकी दो बिल्कुल अलग अलग मिसालें मिलती हैं। चीन के सम्राट किन ने खुद को सबसे अलग कर लिया, नतीजा कंट्रोल खोया और अकेले मारे गए। वहीं फ्रांस के राजा लुई 14वें हमेशा सेंटर में रहे और उन्होंने 50 साल तक आराम से राज किया। तो फिर बचने का सही तरीका क्या है? लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ और हमेशा उनके बीच रहो, क्योंकि असली सुरक्षा किसी किले या दीवारों के पीछे नहीं होती। वो तो लोगों की भीड़ में मिलती है जो आपकी ढाल बनती है। कुछ लोग जिंदगी भर बदला लेने की फिराक में रहते हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। जरा सी भी ठेस इनके घमंड को चोट पहुंचा सकती है, नतीजा भयानक बदला। तो बस दूरी रहिए। इनका ईगो बहुत नाजुक होता है। ये छोटे छोटे हमले करते हैं जब तक कि आप पूरी तरह टूट ना जाएं। ये हर किसी को शक की नजर से देखते हैं और अगर आप इनके टारगेट बन गए तो बहुत सावधान। इन्हें चोट पहुंचे तो ये गुस्सा नहीं दिखाते, ये बस हिसाब लगाते हैं, इंतजार करते हैं और सही वक्त पर ठंडा बदला लेते हैं। यहाँ खतरा नुकसान का नहीं, बल्कि इन्हें धोखा देने की कोशिश में आपका वक्त और एनर्जी जाया होने का है। तो इनसे कैसे बचें? 3 आसान से नियम है। पक्की जानकारी जुटाएं, दिखावे पर भरोसा ना करें और विनम्रता से मना करें। याद रखिए, अपमान करने का आवेग दबा देना ही बेहतर है, भले ही सामने वाला कमजोर क्यों न दिखे। तो कोई भी कदम उठाने से पहले ये सवाल जरूर पूछना, कहीं किसी को कम तो नहीं आंका जा रहा। असली पावर दूसरों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि उन्हें अपने पीछे भगाने में है। ये पूरा एक माइंड गेम है। आप कमिट नहीं करते और लोग आपको पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करते हैं। बस यही वो 3 कदम हैं जो एक ऐसी पावरफुल ऑरा बनाते हैं कि लोग खींचे चले आते हैं। तो असल में ये चीज काम कैसे करती है? एक जॉब इंटरव्यू का उदाहरण लेते हैं। सीधी सी बात है, जब दूसरे ऑप्शन होते हैं तो किसी की भी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। पर एक मिनट, इस स्ट्रैटेजी को ज्यादा खींचने पर यह उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी बनाने से लोगों का भरोसा टूट जाता है और फिर सारा खेल खत्म।
तो असली खेल कमिटमेंट से भागना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब कमिट नहीं करना और कब करना है। सोचिए, एक ताकतवर बाघ को लगता है कि एक आसान सा शिकार खुद उसकी तरफ आ रहा है, पर जो आसान शिकार दिख रहा है असल में वही असली शिकारी है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है पावर का 21वां नियम। और ये ट्रिक काम करती है क्योंकि किसी को भी दूसरे से कमतर महसूस करना पसंद नहीं। स्मार्ट दिखने से लोग अलर्ट हो जाते हैं, पर ना समझ दिखने से वो अपना गार्ड नीचे कर देते हैं। इस पूरी चाल को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। तो एक बात साफ है, अपनी असली इंटेलिजेंस दिखाना हर बार फायदेमंद नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि आखिर कब स्मार्ट न दिखना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है? मान लीजिए आप किसी मुश्किल में हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं और आप जानते हैं कि आप कमजोर हैं। तो ऐसे में सबसे सही चाल क्या होगी? लड़ना या फिर पीछे हट जाना? यकीन मानिए, इसका जवाब है सरेंडर करना। जी हाँ, आत्मसमर्पण। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन सम्मान के लिए लड़ना, क्या ये कायरता नहीं है? देखिए, एक सच ये भी है कि बेवकूफी से लड़ने पर शहादत के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। तो इसे ऐसे समझते हैं, सरेंडर का मतलब हार नहीं है, ये एक तरह का सौदा है। आप कुछ वक्त के लिए अपने सम्मान को एक बहुत ही कीमती चीज के बदले में दांव पर लगाते हैं, और वो कीमती चीज है वक्त। जी, संभलने के लिए वक्त, एक नई योजना बनाने के लिए वक्त, और सही मौका आने पर जीतने के लिए वक्त। इतिहास में राजा गौंजियान की कहानी बिल्कुल यही सिखाती है। वो हार गए थे, उन्हें सबके सामने नीचा दिखाया गया, अपने ही दुश्मन के अस्तबल में एक नौकर की तरह काम करना पड़ा। लेकिन जब वो बाहर से झुके हुए थे ना, तब अंदर ही अंदर बदले की आग जल रही थी। उन्होंने इंतजार किया, जानकारी जुटाई, और जैसे ही दुश्मन का कमजोर वक्त आया, उन्होंने हमला करके अपना सब कुछ वापस जीत लिया। तो मतलब साफ है, सरेंडर करना कोई कमजोरी नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ताकत का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। ये अंत नहीं, बल्कि एक सोची समझी नई शुरुआत है। तो जाते जाते बस ये सोचिएगा कि क्या हो अगर असली ताकत कमजोर दिखने की हिम्मत में ही छुपी हो। अक्सर ऐसा लगता है ना कि ध्यान 100 जगह बटा हुआ है, जैसे हर कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एक लक्ष्य, अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत बस एक ही पॉइंट पर। मतलब 10 जगह थोड़ा थोड़ा खोदने से क्या मिलेगा? बेहतर है एक ही जगह गहराई तक खोदो। जब निशाना सिर्फ एक हो तो सामने कोई भी टिक नहीं पाता। इतिहास गवाह है, चाहे एथेंस हो या रोम, जो फैला वो बिखर गया। जरूरत है बस उस एक मजबूत सोर्स को खोजने की, जो लंबे समय तक ताकत देता रहे। लेकिन एक मिनट, इस रणनीति में एक खतरा भी है। इतना ज्यादा फोकस एक आसान निशाना भी बना सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फोकस एक हथियार है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी? सोचिए, पावर एक खेल है और इसके कुछ नियम होते हैं। तो समझते हैं एक खास नियम, एक परफेक्ट दरबारी बनना। दरबारी ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जो पावर के आसपास रहना जानते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सबक, कभी भी सीधी आलोचना न करें। एक ने सच बोला, नतीजा मौत। दूसरे ने चतुराई दिखाई और वो बच गया। मतलब सीधी बात खतरनाक है। और अब दूसरा नियम, अपनी हद कभी न लांघे। एक रक्षक ने राजा पर कोट डाला और उससे मिली मौत की सजा। वजह, उसने किसी और का काम किया। ठीक है, शाही दरबार तो अब रहे नहीं, पर क्या दरबारी आज भी है हमारे बीच? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पार है वहाँ दरबारी हमेशा रहेंगे। तो सवाल ये है, ऑफिस में दोस्तों के बीच वो दरबारी आखिर है कौन?
सोचिए, समाज हर किसी को एक किरदार देना चाहता है, पर तब क्या जब वो किरदार किसी को छोटा महसूस कराए? तो इसका उपाय है अपनी छवि का मालिक खुद बनना। ये एक तरह से नियमों को तोड़ना ही है। मतलब दूसरों को अपनी कहानी लिखने देने के बजाय कलम खुद अपने हाथ में थाम लेना। तो सवाल है, ये होता कैसे है? बस 3 कदम है: खुद को समझना, भावनाओं पर काबू और यादगार बनना। सच तो यह है कि शक्ति एक प्रदर्शन है और जूलियस सीजर से बेहतर इस कला को कोई नहीं समझता था। यहां तक कि उनके आखिरी शब्द ऐसा लगा जैसे किसी नाटक की आखिरी लाइन हो। तो ये नई पहचान एक कवच की तरह है जो भीड़ से अलग करती है और एक दमदार मौजूदगी देती है। इंसान खुद एक कलाकार बन जाता है और उसकी सबसे बड़ी कलाकृति वो खुद इंसान ही है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर कलाकार हम सब हैं तो हम क्या बनाएंगे? ताकत की दुनिया में हाथ साफ रखना सबसे जरूरी है, लेकिन कैसे? तो ये बेदाग छवि बनती है दूसरों से काम करवाकर, ताकि आपके असली इरादे पर्दे के पीछे ही रहें। देखिए, गलतियां तो होनी ही हैं, पर स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो हमेशा तैयार रखते हैं एक बलि का बकला। एक बात हमेशा याद रखिए, पावर आपकी गलतियों से नहीं बल्कि उनसे निपटने के तरीके से तय होती है। सेसारे बोर्जिया को देखिए, एक क्रूर आदमी से सब गंदे काम करवाएं और फिर उसी को सजा देकर खुद हीरो बन गए। अब एक और तरीका देखिए, इसे कहते हैं कैट्स पॉ, मतलब किसी और को आगे करके अपना काम निकालना। ये एक कहानी से आया है। बंदर ने बिल्ली के पंजे से आग से अखरोट निकलवाए। इनाम मिला बंदर को और पंजा जला बिल्ली का। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्लियोपेट्रा। उन्होंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को अपना कैट्स पॉ बनाया। तो आखिर में सवाल यही है, पावर के इस खेल में असलियत जरूरी है या वो जो दुनिया को दिखाई देती है? देखिए, लोगों में ना किसी चीज पर विश्वास करने की जबरदस्त इच्छा होती है और यही है शक्ति की चाबी। कल्ट बनाने के लिए सदियों पुरानी एक प्लेबुक है जिसके हैं 5 स्टेप्स। पहला, बातें गोलमोल रखो, वादे बड़े बड़े करो पर डिटेल्स वो नहीं ताकि कोई सवाल ही ना कर पाए। दूसरा, जो दिखता है वही बिकता है, तमाशा और चकाचौंध से फॉलोअर्स का ध्यान भटकाओ और शक को दूर रखो। तीसरा, धर्म का ढांचा उधार लो, मतलब रस्में, रैंक्स, टाइटल्स, ये सब विश्वास को और पक्का कर देते हैं। चौथा, पैसों का सोर्स छुपाओ, कभी पता नहीं चलना चाहिए कि कमाई असल में फॉलोअर से ही हो रही है। और पांचवा, हम बनाम वो की भावना जगाओ, एक दुश्मन बनाओ भले ही वो असली ना हो। ये हम और वो वाली फीलिंग ही ग्रुप को एक परिवार की तरह एक साथ बांध कर रखती है। पर एक चेतावनी भी है, जो भीड़ पूछती है, धोखा मिलने पर वही भीड़ आपको फाड़ भी सकती है। तो सवाल यह है कि जब विश्वास टूटता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ राख या फिर कुछ और? सीधी सी बात है, दुनिया हमेशा हिम्मत वालों की ही तारीफ करती है, डरपोक लोगों की नहीं। अगर किसी काम को लेके मन में शक है ना, तो उसे करो ही मत। आपकी हिचकिचाहट ही आपको फेल कर देगी। बोल्डनेस की असली पावर देखनी है तो सुनिए विक्टर लस्टिक की कहानी। 1925 का एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट, उसने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया, अपने टारगेट्स को एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया और उसका प्लान
आईफिल टावर को कबाड़ में बेचना। उसने कहा सरकार इसे सीक्रेटली गिराने वाली है। उसने अपनी कहानी को इतने पक्के सबूतों से भरा कि जो बात नामुमकिन थी वो भी सच लगने लगी। यही तो है बोल्डनेस का कमाल। झूठ इतना बड़ा था कि किसी ने सोचा ही नहीं कि ये फेक हो सकता है। नतीजा, एक डीलर जाल में फंस गया और आज के हिसाब से करीब 10 लाख डॉलर की रिश्वत दे दी। वो बेचारा इतनी शर्मिंदगी में था कि उसने पुलिस को बताने की हिम्मत ही नहीं की। और कमाल की बात तो ये है, लुस्टिग वापस पेरिस गया और उसने आईफिल टावर दोबारा बेच दिया। तो फर्क साफ है, डरपोक होना शक पैदा करता है, जबकि बोल्डनेस भरोसा जगाती है और धोखे को भी छिपा लेती है। मतलब अगर बोल्ड होने में कोई गलती हो भी जाए ना, तो उसे और ज्यादा बोल्ड होके ठीक किया जा सकता है। तो अब सोचिए, अपनी जिंदगी में कहां थोड़ी और बोल्डनेस पूरा गेम बदल सकती है। इसका फंडा बड़ा सिंपल है, अंत ही सब कुछ है। मतलब हर मुमकिन नतीजे के बारे में पहले से सोचकर चलना है। ऐसी प्लानिंग से घबराहट नहीं होती और किस्मत को गाइड किया जाता है, उसके भरोसे नहीं रह जाता। देखिए, ज्यादातर लोग दिल से काम लेते हैं और उनके प्लान्स अधूरे रह जाते हैं। असली पावर तो दिमाग में है। सिर्फ जुगाड़ करने से बात नहीं बनती, वो तो बस एक मुश्किल से दूसरी में फंसाता है। ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है ओटो वॉन बिस्मार्क। उनकी प्लानिंग कमाल की थी, एकदम दूर की सोच वाली। और सबसे मजेदार बात, वो जानते थे कि रुकना कब है। जैसे ही प्लान पूरा हुआ, उन्होंने सब कुछ सिक्योर कर लिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े सपने देखने का क्या फायदा अगर उसका क्रेडिट कोई और ले जाए। पुरानी ग्रीस में लोग मानते थे कि भगवान तो भविष्य देख सकते हैं, पर इंसान वो तो बस किस्मत का शिकार है। लेकिन ओडिसियस जैसे हीरोज ने इसे गलत साबित किया। उनका सीक्रेट हमेशा कई कदम आगे की सोचना। और बस यही इस लॉ का निचोड़ है। दूर तक सोचने की ताकत ही अपना भविष्य तय करने में मदद करती है। अपनी मेहनत छिपानी चाहिए। सुनने में ये उल्टा लगता है ना? आखिर क्यों? सोचिए, आपकी हर कामयाबी ऐसी लगे मानो चुटकियों में हो गई हो, एकदम नेचुरल। इसके लिए एक इटालियन शब्द है स्प्रेज़ाचूरा, मतलब मुश्किल काम को भी आसान दिखाना। अपनी मेहनत दिखाने से लोग सवाल उठाते हैं, पर उससे छिपाने से आप जादूगर लगते हैं। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। खूब प्रैक्टिस करो, अपनी मेहनत छिपाओ और बताने के लालच से बचो। सीधी सी बात है, जिस जादू का राज पता चल जाए वो जादू नहीं रहता। असली पावर यही है। आपके काम के चारों ओर जितना ज्यादा रहस्य होगा, पावर उतनी ही ज्यादा दिखेगी। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई गिफ्ट है और वो आपकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो सोचिए जरा, अगर किसी को आपकी लिमिट्स ही पता ना हो तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। सिद्धांत सीधा है, खेल आपका, नियम आपके और पत्ते भी आपके ही दिए हुए। इससे एक जबरदस्त भ्रम पैदा होता है। लगता है कंट्रोल उनके पास है, पर असल में वो आपकी कठपुतलियां हैं। इसका तरीका, ऐसे ऑप्शन दो कि कोई भी चुना जाए, फायदा सिर्फ आपका हो। इसका एक बेहतरीन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है रूस का इवान द टेरिबल। उसके रास्ते में थे शक्तिशाली बोयार जो देश पर हावी थे और उसके सुधारों को रोक रहे थे। तो 1564 में इवान ने एक चाल चली। वो अचानक मॉस्को छोड़कर सारा खजाना साथ ले गया। लोग घबरा गए, उन्हें बोयारों से डर लगा और उन्होंने इवान से लौटने की मिन्नतें की। तब इवान ने उन्हें एक चॉइस दी, या तो उसकी तानाशाही मानो या फिर अकेले सब झेलो। और नतीजा, लोगों ने तानाशाही को चुना। उन्हें लगा कि ये उनका अपना फैसला था। पर चॉइस का ये भ्रम इतना पावरफुल क्यों होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, ज्यादा आजादी हमें परेशान करती है। हम असल में लिमिटेड ऑप्शंस में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और यही इस नियम का सार है। जब लगे कि फैसला हमारा है,
तो हम उसे दिल से मानते हैं। तो एक सवाल सोचने जैसा है, हमें दिए जाने वाले कितने विकल्प असल में सिर्फ एक भ्रम होते हैं। लोगों की कल्पनाओं से खेलना, जानते हैं इसमें कितनी ताकत है? चलिए देखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों कल्पना हकीकत से ज्यादा ताकतवर होती है? क्योंकि सच अक्सर कड़वा और मुश्किल होता है और लोग इससे दूर भागते हैं। तो इसकी चाबी क्या है? छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि रातों रात बदलाव का सपना दिखाइए। अब एक कहानी सुनते हैं। 1570 का वेनिस शहर मुश्किल में था और एक चमत्कार की तलाश में भी। और तब एंट्री होती है इल ब्रिगेडिनो की, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह सोने से लदा हुआ। उसका जादू असल में एक मामूली ट्रिक थी, आस्तीन में छिपी एक ट्यूब से सोने का पाउडर। लोग यकीन करना चाहते थे, इतने बेताब थे कि उन्होंने सोचना समझना ही बंद कर दिया। और यहीं पर असली सबक छिपा है। लोगों की कल्पनाओं में जो ताकत है वो बेमिसाल है। ये कहानी पुरानी जरूर है, पर आज भी उतनी ही सच है। जरा सोचिए, आज कौन हमारी कल्पनाओं से खेल रहा है? इस कानून का आधार बहुत सीधा है। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। इसे ही कहते हैं दुखती रग, और इसे ढूंढ लिया तो समझिए पहला कदम पूरा हो गया। तो सवाल है, इसे खोजें कैसे? लोगों की असुरक्षाओं और भावनाओं पर बस नजर रखनी है। लेकिन आज के ऑफिस में इसका क्या काम? असल में ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सकती है। बॉस से बहस करने के बजाय कुछ ऐसा करें कि वो आपके काम पर पूरी तरह निर्भर हो जाए। यही है इस कानून के पीछे का सीधा तर्क। किसी की कमजोरी को समझना ही असली कंट्रोल है। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का नियम 34 है, एक राजा की तरह एक्ट करो। इसका असली मतलब क्या है? बात सिंपल है, आप जैसा खुद को पेश करेंगे, दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। आपकी इमेज ही सब कुछ है। जब कोई खुद को महान मानता है तो दूसरे भी उसे वैसा ही देखने लगते हैं। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। पर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक दिखावा हो तो? असल में असली खतरा यहीं से शुरू होता है। देखिए, शाही अंदाज और घमंड में बहुत बारीक फर्क है। एक आता है सच्चे आत्मविश्वास से, दूसरा गहरी इनसिक्योरिटी से। सच्ची पावर एक आइसबर्ग की तरह है, जो ऊपर दिखता है वो असलियत का बस छोटा सा हिस्सा होता है। और बिना मजबूत नींव के ये शाही परसोना कांच की तरह नाजुक होता है, एक झटके में बिखरने को तैयार। असली जादू तब होता है जब अंदरूनी और बाहरी दुनिया एक हो जाए। तब एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। कभी कभी सबसे अच्छी चाल कोई चाल चलना ही नहीं है। चलिए समझते हैं टाइमिंग की इस कला को। सोचिए, एक है जल्दबाज सांप जो हमेशा हारता है, और दूसरा है धैर्य वाला बाज जो इंतजार करता है। तो बाज ही क्यों जीतता है? क्योंकि वो टाइमिंग के 3 जबरदस्त नियम जानता है। क्या है वो नियम? तो पहला नियम क्या है वो? इंतजार का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी है, शिकारी की तरह हमेशा तैयार। पहला नियम तो समझ गए, अब देखते हैं दूसरा नियम। जल्दबाजी में गड़बड़ होती ही है, इसमें शिकारी खुद शिकार बन जाता है ना? और अब तीसरा और आखिरी नियम जो आपको टाइमिंग का मास्टर बना सकता है। सही मौका आने पर ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं। हिचकिचाहट मौके को खत्म कर देती है। तो याद रखिए, समय एक तलवार की तरह है, या तो इसे काबू में रखो या ये आपको काट देगी। तो क्या बनना है, जल्दबाज सांप या फिर धैर्यवान बाज? फैसला आपका है। एक कहानी है रवि की।
वो अंजलि नाम की एक लड़की के पीछे कह सकते हैं दीवाना था। लेकिन रवि जितना उसके पीछे भागता, अंजलि उसे उतना ही नजरअंदाज करती। सीधी सी बात है, वो अपना सम्मान खो रहा था। और यहीं पर आता है शक्ति का नियम 36। जिन चीजों को पा नहीं सकते उन्हें तुच्छ समझो। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधी है। किसी ऐसी चीज का पीछा करने से सारी पावर दूसरे के हाथ चली जाती है। तो इसका हल क्या है? नजरअंदाज करना। असल में यही सबसे अच्छा बदला है। जैसे ही रवि ने अंजलि को इग्नोर करना शुरू किया, गेम बदल गया। अब पावर रवि के पास थी। तो ये खामोश हथियार 3 सिचुएशंस में सबसे ज्यादा काम आता है। पहला, छोटे मोटे दुश्मनों पर ध्यान ही मत दो, उन्हें गैर जरूरी बना दो। दूसरा, जो गलतियां हो गईं, उनके बारे में सोचना बंद करो, उनकी ताकत खत्म करो। और तीसरा, ऐसी इच्छाओं का पीछा छोड़ दो जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन वही असली पावर है। तो अब सवाल ये उठता है, असली कंट्रोल पाने के लिए किससे या किस चीज को नजरअंदाज किया? क्योंकि जब आंखें चकाचौंध हों तो दिमाग सोचना बंद कर देता है कि असल में हो क्या रहा है। कहानी है 1780 के बर्लिन की, जहां एक नए चमत्कारी इलाज की चर्चा जोरों पर थी। और ये इलाज कर रहे थे डॉक्टर वेस्लिडर उर्फ बर्लिन के मून डॉक्टर। इनका तरीका कोई विज्ञान नहीं, सिर्फ ड्रामा। मरीजों पर चांद की जादुई किरणें डाली जाती थी। पहले तो सिर्फ गरीब आए, पर एक सेलिब्रिटी के ठीक होते ही अमीरों की लाइन लग गई। सड़कें बड़ी बड़ी गाड़ियों से भर गईं। लोग इलाज कम और तमाशा ज्यादा देखने आ रहे थे। तो ये क्या था? दवा या इंसान के दिमाग के साथ खेलने की कला? डॉक्टर साहब समझ गए थे, लोगों को तर्क नहीं, इमोशंस का तड़का चाहिए। तो जीवन से बड़ा दिखने का फॉर्मूला क्या है? ये रहे 4 कदम। एक सवाल खुद से पूछिए, दुनिया को हकीकत चाहिए या बस एक अच्छा शो? ये एक बड़ा ही पावरफुल आइडिया है। अपनी सोच मत छोड़ो, बस उसे जाहिर करने का सही तरीका चुनो। अपने अलग विचारों का शो ऑफ करना दूसरों को असहज कर सकता है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। इस नियम को तोड़ने का अंजाम क्या होता है? चलिए स्पार्टन हीरो पॉसेनियस की कहानी से समझते हैं। पावर मिलते ही पॉसेनियस सब भूल गया, अपने ही लोगों की बेइज्जती की और अंजाम एक बहुत ही शर्मनाक अंत। तो सवाल यह है, लोग नए विचारों से इतना डरते क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, पर सच ये है कि हमारी मान्यताएं इमोशनल होती हैं और इन्हें चुनौती देना मतलब पर्सनल अटैक। ये एक बेसिक ह्यूमन रिएक्शन है। जब हमारे विश्वास पर सवाल उठता है तो हम सीखते नहीं, लड़ने लगते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि असली ना बने? बिल्कुल नहीं। ये नियम सिखाता है कि अपनी लड़ाइयां समझदारी से चुनें। सुन तुत्सु का एक मशहूर कथन है, गुस्से में कभी जंग शुरू मत करो। तो पावर के 48 नियमों में से आज का लॉ है, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाओ। इसका मतलब है अपने दुश्मनों को गुस्सा दिलाओ और खुद एकदम शांत रहो। एक तरफ है शांत दिमाग और दूसरी तरफ गुस्से से भरा मन। सारा कंट्रोल खो जाता है। बस उनके घमंड की कमजोरी पकड़ लो, फिर सारी डोर आपके हाथ में होगी। इसे एक कहानी से समझते हैं, 1920 के इथियोपिया की कहानी। हेल सेलासी ने इंतजार किया और फिर अपने दुश्मन गुगुसा को उकसाकर जाल में फंसा लिया। कैसे? चर्च को साथ लिया, गुगसाक के साथियों को रिश्वत दी और अफवाहें फैलाईं। और नतीजा, गुगसा का गुस्सा ही उसे ले डूबा। विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। गुस्से में रिएक्ट करने से आखिर होता क्या है? असल में ये आपकी कमजोरी दिखाता है। गुस्से से आप किसी को डरा नहीं सकते, बस अपनी ही पावर पर शक पैदा करते हैं। तो इस लॉ का निचोड़ क्या है? शांत पानी में दुश्मन साजिश रचता है, तो हलचल मचा दो।
क्योंकि एक सीधी सी बात है, उनका गुस्सा जितना बढ़ेगा उनका कंट्रोल उतना ही घटेगा। तो सवाल यह है, जब पानी में हलचल होती है तो जाल असल में किसके हाथ में होता है? रॉबर्ट ग्रीन की एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि जो चीज मुफ्त में दी जाती है वो असल में खतरनाक होती है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों के पीछे लगभग हमेशा कोई ना कोई चाल या एक छिपा हुआ मकसद जरूर होता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक जेनरोसिटी, मतलब कुछ लेने से ठीक पहले कुछ देने की एक पुरानी असरदार चाल। तो इससे दो बातें साफ हो जाती हैं। दोस्तों के एहसान पैसों से भी भारी पड़ सकते हैं और आसान पैसा हमेशा धोखे का चारा बनता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी किसी फ्री लंच की कोई ऐसी कीमत चुकानी पड़ी है जिसकी बिल्कुल उम्मीद ना हो? जब कोई किसी दिग्गज के पीछे चलता है तो क्या होता है, हमेशा उनकी परछाई में रहना पड़ता है। मुश्किल यह है कि जो पहले आता है वो हमेशा बेहतर और असली लगता है। उनसे आगे निकलने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। दांव बहुत ऊंचा है। जैसा मैकियावेली ने कहा था, बिना कमाई की महानता ज्यादा दिन नहीं टिकती। तो फिर इस परछाई से कैसे निकला जाए, चलिए देखते हैं। पहला कदम, अतीत को कमजोर साबित करो। फिर एक नई दिशा चुनो और कभी रुको मत। असली पावर तब आती है जब एक खाली जगह भरी जाती है अपनी जगह बनाने से। रास्ता बदलकर ही नाम और पहचान बनाई जा सकती है, यही असली मकसद है। हमेशा याद रखें, हर कोई अपना निर्माता खुद होता है। अपनी विरासत खुद बनाएं। ये कहावत सीधी सी बात कहती है, लीडर को हटा दो और ग्रुप अपने आप बिखर जाएगा। तो ये गडेरिया है कौन? असल में ये वो एक शख्स है जो ग्रुप में जहर घोलता है। ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कुछ निशानियां होती हैं, बस इन 3 बातों पर ध्यान देना है। हावी होना, हमेशा शिकायतें करना और छिप कर काम करना। लेकिन इनसे उलझना सबसे बड़ी गलती होगी। आपकी अटेंशन ही इनकी असली ताकत है। तो फिर क्या करें? जवाब है आइसोलेशन। उन्हें नहीं, उनके असर को खत्म करना है। उन्हें ग्रुप से निकाल दो, उनके सपोर्टर्स को तोड़ दो या उन्हें सबसे अकेला कर दो। लेकिन मैकियावेली की एक चेतावनी याद रखनी चाहिए, ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए ये कानून तभी अपनाएं जब शक्ति पूरी तरह आपके हाथ में हो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ये एक सीधी चेतावनी है। दूसरों के दिल दिमाग को नजरअंदाज करने पर वो नफरत करने लगते हैं। चलिए इतिहास में देखें एक रानी की कहानी जिसने ये कीमत चुकाई, मैरी एंटोनेट। आलीशान पार्टियां, महंगे शौक और नतीजा पूरा देश कर्ज में डूब गया। और जब लोगों का गुस्सा क्रांति बनकर फूटा तो रानी, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। उनका अंत हुआ गिलोटिन पर, एक ऐसा दुखद अंत जो शायद टाला जा सकता था। तो नियम 43 यही सिखाता है, जबरदस्ती से सिर्फ विरोध पैदा होता है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। अपनी ही दुनिया में खोए रहना, दूसरों पर रौब जमाना, ये है वो गलतियां जिनसे बचना चाहिए। जबरदस्ती से मिलती है नफरत और आकर्षण से वफादारी, समर्थन और मन की शांति। चुनाव साफ है। पहला कदम है मानसिकता को समझना, फिर ये बताना कि किसी विचार से उनका क्या फायदा है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, स्वार्थ ये सबसे मजबूत इरादा होता है, क्योंकि असंतोष की आग भड़काने के लिए सिर्फ एक नाराज इंसान ही काफी होता है। तो सवाल ये उठता है, किसके समर्थन को हल्के में लिया जा रहा है, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकता है। सोचिए अगर आप अपने दुश्मन का आईना बन जाएं, ये धोखे का एक जबरदस्त हथियार है। और इस कला का सबसे बड़ा उस्ताद एथेंस का एल्सिबियाडिस।
वो लोगों के मन को पढ़कर ठीक वही बन जाता था जो वो देखना चाहते थे। पहले उनके मन को समझिए, फिर उनके जैसे बनिए और उनकी हर चाल को बेकार कर दीजिए। इससे उनका घमंड बढ़ता है, आपके असली इरादे छिपे रहते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं कि आईनों में ताकत के साथ साथ बहुत बड़े खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप एक ऐसी परछाई में फंस सकते हैं जो आपके बस में ही ना हो। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपकी बनाई परछाई खुद अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़े बदलाव करने हैं पर बिना किसी हंगामे के। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, कहने को तो बदलाव सबको अच्छा लगता है ना? पर सच तो ये है कि हम सब अपनी आदतों से बंधे हुए हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो जाना पहचाना है वो सुकून देता है। आदतें हमें एक तरह से सेफ महसूस कराती हैं। और इस सच को भूलना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एकदम से आया बड़ा बदलाव हमेशा विरोध को ही जन्म देता है। तो इसका हल क्या है? एक सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला। समझिए, ये बदलाव की कड़वी गोली पर मीठा कवर चढ़ाने जैसा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या मकसद सिर्फ बदलना है या बेहतर बनाना है? क्योंकि सफल सुधारक वही हैं जो पुराने की नींव पर नया बनाते हैं। तो सवाल ये है कि एकदम परफेक्ट दिखना एक गलती कैसे हो सकती है? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? असल में होता यह है कि परफेक्शन से तारीफ नहीं बल्कि खामोश सी जलन पैदा होती है। इससे लोग खुद को कम समझने लगते हैं और फिर मन ही मन उस परफेक्ट इंसान को फेल होते देखना चाहते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण इतिहास में मिलता है, जूलियस सीजर, जिन्हें लोग इंसान कम और देवता ज्यादा समझते थे। और नतीजा, उनकी यही देवता वाली इमेज उनके अपनों को ही उनका दुश्मन बना गई। आज के दौर में भी यही होता है, जो सिर्फ कामयाबी दिखाते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अपनी कुछ कमियां सामने रखना। असल में ये एक बहुत स्मार्ट मूव होता है। तो बात सीधी सी है, थोड़ी सी इंसानियत दिखाने से दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर का एक नियम है, नियम 47, जो सिखाता है कि जीत के बाद रुकना क्यों जरूरी है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, पर अक्सर जीत का पल ही सबसे बड़े खतरे का पल होता है। इसे समझने के लिए इतिहास के एक बहुत ही अनिश्चित पद को देखते हैं, राजा की प्रेमिका। इस पद के शिखर पर थी मैडम डी पॉम्पेडोर, राजा लुई 15वें की पसंदीदा। ये एक पूरी जीत थी, लेकिन अपने प्रभाव के बिल्कुल पीक पर उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया। वो राजा को शारीरिक रूप से खुश नहीं रख पा रही थी और बस यही ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती थी। पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। तो सवाल ये है कि वो 20 साल तक सत्ता में कैसे बनी रही। उन्होंने सच्चाई का सामना किया और अपनी रणनीति को बड़ी समझदारी से बदल दिया। वो जानती थी कि उनकी असली कीमत उनका आकर्षण और बुद्धि थी, कुछ और नहीं। तो अपनी सीमा को समझते हुए उन्होंने शुरुआती जीत के बाद अपने प्रभाव को और भी मजबूत किया। तो सबक साफ है, एक लक्ष्य तय करें और जब आप उस तक पहुंच जाएं, तो रुक जाएं। शक्ति का 48वां नियम सिखाता है, आकारहीन होना। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को समझते हैं। कभी सोचा है किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? इसका जवाब है पानी की तरह बनना, जो हर बर्तन में ढल जाता है। असली ताकत बदलने में है, टिके रहने में नहीं। क्योंकि एक तय प्लान, मतलब दुश्मन को पता है कि अगला कदम क्या होगा, ये तो सीधा सीधा खतरा है। इसे समझने के लिए चलते हैं 2 पुराने शहरों की कहानी में, स्पार्टा और एथेंस। एक तरफ था स्पार्टा, एक मजबूत किले जैसा, सिर्फ युद्ध और अनुशासन बस। और इसी जिद ने उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर पैदल सेना बना दिया। वाकई बेजोड़ ताकत थी।
और दूसरी तरफ था एथेंस, एक बहते सागर की तरह, हमेशा बदलता, नए आइडियाज से भरा। तो देखिए कितना फर्क था, एक पत्थर की तरह सख्त तो दूसरा पानी की तरह लचीला। 27 साल तक चली एक भयानक लड़ाई और अंत में स्पार्टा की फौलादी ताकत जीत गई। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, असल में यही जीत स्पार्टा के अंत की वजह बनी। वो जीत तो गए पर राज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ बदल नहीं सके और बस बिखर गए। जो कवच उनकी हिफाजत करता था वही उनकी जेल बन गया, उसी ने उन्हें कैद कर लिया। और एथेंस, वो बहता रहा, उसने खुद को ढाला और एक बड़े कल्चरल सेंटर के तौर पर चमकता रहा। ये एक बेहतरीन रणनीति है, दुश्मन की चाल के हिसाब से अपनी चाल बदलना, कभी भी एक जगह टिके ना रहना। तो सोचने वाली बात है, जिंदगी में ऐसी कौन सी जिद है जो कमजोरी बन रही है? कहां थोड़ा लचीला होने की जरूरत है?